यूरोप से कहानी शुरू होती कि कैसे जो है उन्हें भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक नए मार्ग की खोज करनी थी, और वहां पर ओटोमान एम्पायर की वजह से एक ब्लॉकेड आया। इस तरह से पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया किस तरह से पुर्तगाली जो है वो इसमें आगे आते हैं, और जब वो भारत की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें किसका सामना करना पड़ता है? अरबों का सामना करना पड़ता है। बस एक एक पॉइंट, एक एक लाइन याद कर डालना, बस इतना ही काम कर दो, ठीक है? तुम्हारा एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं इसमें, जो है कि जाकर एग्जाम में जो है वो आकर परेशान हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक नोट्स के सबसे बड़े फायदे क्या होते हैं, क्योंकि ये हमेशा एड ऑन होता रहेगा, कई रिसर्च चलते रहते हैं, कई तरह की चीजें चलती रहती हैं। तो उसमें जैसे आप जब गए तो हमने देखा पुर्तगालीज कहां कहां आए और कैसे कैसे उन्होंने काम किया। एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, फोर्ट सेंट एंजलो की बात है, उसी में एड ऑन कर लो जहां पर मैंने एड ऑन कराया था। तो LWMI नोट्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इसमें कभी भी कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं। तो जहां पर हमने पुर्तगीज के बारे में लिखा था, गोवा विजय के बारे में लिखा था, सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में लिखा था, वहीं पर लिख लो फोर्ट सेंट एंजलो केरला में 1505 में पुर्तगीज ने एस्टैब्लिश किया था। याद रहेगा? ठीक है, फोर्ट सेंट एंजलो। अब देखो, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाके जोड़ने की जरूरत नहीं, उसी नोट्स में आप एक छोटे से 2 पॉइंट और जोड़ लोगे और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार रिसर्च करते समय नई नई चीजें पता चलती हैं, यही LWMI नोट्स की सबसे खास बात है। समझे बेटा? शीला समझे इसके फायदे? आप इसमें अभी देखो, इसके बाद हमने यहां पर बात किया कि कहानी कैसे बढ़ी, किस तरह से यूरोपियंस का लालच बढ़ता रहा, कहानियां आगे बढ़ रही हैं, और कहानियां बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे डच आए, और डच के बाद एक सबसे बड़ी पावर आई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया कैसे उन्होंने मद्रास शहर को बसाया, कितने लोगों ने उसको जो है वो एस्टैब्लिश किया। इसी में ही एक छोटी सी कहानी और आज लिख लो, किस तरह से चीजें हुई, एड ऑन कर लो, और वो एड ऑन करते समय एक आज इंफॉर्मेशन और लिख लो। जब फोर्ट विलियम की स्थापना इन्होंने, मैंने आपको बताया कि कलकत्ता नगर आगे चलकर बसा उसी फोर्ट विलियम के आसपास, तो फर्स्ट फोर्स कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश वॉट सेंट जॉर्ज, उसी में एक लाइन और जोड़ो। पहला जो किला था, फोर्ट अंग्रेजों ने जो बनाया था, पहला किला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था सेंट जॉर्ज, उसका नाम था सेंट जॉर्ज, लिखाया था ना पहले मद्रास में 1644। मद्रास नगर तो पहले बसाया गया था ना, पहले शहर बसाओगे फिर किला बनाओगे ना। उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड, यह भी मद्रास में ही बनाया गया था 1670 में। ये दो नई इंफॉर्मेशन जोड़ लो, सेम टू सेम। तो आप जब इस तरह के नोट्स बनाते हो तो आपको नई इंफॉर्मेशन जोड़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फोर्ट सेंट डेविड मद्रास में 1670 में, याद रहेगा? बस तुम्हें कोई काम और नहीं करना है। तुम्हारा टीचर देर रात में कल 3 बजे तक भी मैं अपडेट करता रहा, रिसर्च करता रहा, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कहानियों को और क्या नया रूप दिया जा सकता है। कल रात में लगभग 3 बजे तक मैं यही काम करता रहा। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैंने आपको दे दिया इस क्लास में, बस आप उसको, एक भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी है कि आप उसको निगल जाओ, किसी तरीके से खा जाओ उसको। राइट? देखिए, पहला जो किला बनाया था वो सेंट जॉर्ज था, मद्रास। स्टेट विस्टेट एग्जाम के क्वेश्चन तो दौड़ते भागते निकलेंगे इसमें, उसमें तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी का सिंगल क्वेश्चन अपने नोट से बाहर नहीं जाने दूंगा, सिंगल एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, और वो मैं तुम्हें 1-2 दिन में टेस्ट करा दूंगा तुम्हारा प्रॉपरली। वो आज ही होना था, लेकिन मेरी एक क्लास थर्सडे वाली कैंसिल हुई थी, और वो आपकी, या तो आज मुझे लग नहीं रहा कि आप आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इतनी जल्दी आप निकल पाओगे, तो 1 दिन का टाइम और दे रहा हूं। और मुझे 100% रिजल्ट चाहिए इस क्लास से। जो पहला टेस्ट आएगा लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का, उसमें मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, एक भी क्वेश्चन उसमें गलत नहीं मुझे चाहिए। तो ध्यान से करना है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि बस आप मेरे नोट्स खा जाओ किसी भी तरीके से। ये हो गया? तो ये एड ऑन हमने आज किया है। चलिए, हमारी लास्ट कहानी कहां हुई थी? लास्ट हमारी कहानी हुई थी जहां पर हमने देखा कि इस तरह से EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्त लाभ कमाया। कैसे लाभ कमाया? क्या ट्रेड करते थे बंगाल से? सिल्क, कॉटन, ओपियम, साल्टपेटर, यानी कि जो है अफीम, रेशम, कपास, नील, इनकी वो व्यापार करते थे। उनका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। साथ ही साथ 3 प्रमुख शहर बसा लिए, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है, चौथी यूरोपीय शक्ति आती है
और उसको कौन करता, अब याद रहेगा, ये मैप याद है आपको? इधर मराठे आज हमारी कहानी में एंटर करने जा रहे हैं, इधर मराठों का शासन है, अंग्रेज डायरेक्टली यहां एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। इधर अली वर्दी खां, आज फिर ये हमारे सामने आएगा, याद है ना, पूर्व में उसने किसने होल्ड करके रखा था? अली वर्दी खां। तो इस समय 1770 में अंग्रेजों को फरमान मिल गया, लेकिन वो बंगाल में जाकर जो है वो व्यापार तो कर रहे, लेकिन अभी ज्यादा अनैतिकता नहीं कर पाए हैं, अभी ज्यादा जो है वो गलत काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अली वर्दी खान ने अपना शासन पकड़ कर रखा है। इसी का उत्तराधिकार आएगा और वहीं से ही एक नया टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। तो अभी जब तक अली वर्दी खान है तब तक अंग्रेज बहुत ज्यादा हाथ पांव नहीं मार पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और एक नई यूरोपियन शक्ति जो है वो आती है भारत में। यूरोप में इन दोनों की लड़ाई चल रही है, ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही है, और वहां पर सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये हमेशा बॉर्डर्स के लिए हमेशा लड़ते रहे। खैर वहां से भेजा जा रहा है डुप्ले को। इंडिया आया कौन? डुप्ले, बहुत तेज दिमाग, बहुत शातिर दिमाग। उसने जाकर भारत का अध्ययन किया। अंग्रेजों की आगे की सारी नीतियां डुप्ले की नीतियों का ही क्या है, वो एक्सटेंशन है माना जाएगा, तुम देखोगे धीरे धीरे। तो ये आता है और देखता है कि भारत में तो बहुत विभाजन है, भारत में राष्ट्रीय शक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है, राष्ट्रीयता है ही नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। और ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि ये राजा एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में तमाम तरह के विभाजन है, ठीक है। धर्म के अंदर जातियों के विभाजन है, आपस में धार्मिक विभाजन है, सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय, तमाम तरह के इनका जो कल्चरल सेटअप है, इनके बहुत ढेर सारे विभाजन है। उसको मौका मिल गया, उसको समझ में आया कि अगर हम इन्हीं राजाओं की शक्ति का प्रयोग करें, इन्हीं के रिसोर्सेज का यूज करें, इन्हीं लोकल जो है वो जमींदार राजा, इन्हीं को अपनी तरफ मिला लें, इनको अपने प्रभाव में लेकर आएं, तो ना सिर्फ हम अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं यूरोपियन स्टाइल में, इन्हीं भारतीयों को अपने यहां भर्ती कराएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इन्हीं को प्रशिक्षण देंगे, इन्हीं को सेना में डाल देंगे, इन्हीं राजाओं के रिसोर्स का यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन्हीं भारतीयों को आपस में लड़वाएंगे और अपनी सत्ता कायम करेंगे। बहुत तेज दिमाग था और इसने उस दिमाग को इस्तेमाल किया, बोला भारतीयों का प्रयोग करके अंग्रेजों को हरा देंगे इसमें और हम अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसने देखा भारतीयों में देशभक्ति की भावना की कमी हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि असली दुश्मन इनका है कौन, और इसका फायदा उठाया। और नतीजा क्या हुआ, 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में एक विवाद शुरू होता है, ठीक है। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने के बाद उसका बेटा नासिर जंग गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसी का पोता मुजफ्फर जंग वो ये चाहता नहीं है। तो चांदा साहब जो कर्नाटक में थे मिलकर डुप्ले के साथ षड्यंत्र रचते हैं। डुप्ले आता कहता है कि हम पीछे रहेंगे, आप लोगों को हम सत्ता दिला देंगे। चांदा साहब को क्या करना था, अपने राज्य का विस्तार करना था। नासिर जंग ये चाहता था, मुजफ्फर जंग, कि किसी तरह सत्ता मेरे बीच में आ जाए, अकेले वो अपने पिता से लड़ नहीं पा रहा है। तो क्या किया, डुप्ले की सहायता ली। डुप्ले ने कहा आई विल हेल्प यू, हम अलायंस बनाते हैं, हम क्या करते हैं, अलायंस करते हैं। आगे चलकर तुम वेलेस्ली का नाम सुनोगे अलायंस के केस में, लेकिन सबसे पहले इसी का दिमाग था कि चलो मिलकर अलायंस बनाते हैं और इसको खत्म करते हैं। 1749 में 1749 में बैटल ऑफ अंबर हुआ, ठीक है, अंबुर युद्ध जिसे कहते हैं, और अनवरुद्दीन को मार दिया गया, कर्नाटक का बड़ा हिस्सा बांट दिया गया, और आगे चलकर डुप्ले को बहुत गांव मिले, और उसके बाद फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास बहुत बड़ा जो है क्षेत्र मिला। बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे गांव इनाम में दिए गए जिनकी वार्षिक संपत्ति लाखों में थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, फ्रांसीसियों को एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। नतीजा रहा कि अंबर के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को जबरदस्त सफलता मिली, हाईली सक्सेसफुल, ठीक है। ये लगने लगा कि अब धीरे धीरे ये बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। और क्या किया उसने, बस्सी को, जो उसका सबसे योग्य जो सिपह सालार था, उसने बस्सी को हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। यानी रेजिडेंट रखने का जो पहली प्रचार चलो, इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं रेजिडेंट, यानी किसी और राजा के शासन में यूरोपियन का एक प्रतिनिधि होता था, एक जो है वो एक्चुअली में सही मामले में गवर्नमेंट चलाता था, वो कहता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आगे चलकर तुम देखोगे ये रेजिडेंट की जो प्रथा होती है वो वेलेस्ली यूज करता है, लेकिन सबसे पहले ये डुप्ले का दिमाग था। किसका, डुप्ले का। तो डुप्ले ने जो किया वो जबरदस्त था। तो उसने क्या किया, बुस्सी को उसने हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। बुस्सी अपॉइंटेड इन हैदराबाद, जो इसका सबसे योग्य जो है था वो एक सिपह सालार था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, यहां तक हो गया, ही अपॉइंटेड बुस्सी। नतीजा ये रहा कि डुप्ले की नीतियों से
दक्षिण के शासन में फ्रांसीसियों का दबदबा बढ़ गया। इन द साउथ इंडियाज गवर्नेंस, ठीक है, फ्रांसीसी वो क्या हुआ, आगे चले गए, दे गॉट एज। क्या हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का दबदबा बन गया, इनका शासन, अब ये एक छत्र राज्य करने लगे, ठीक है, दे गॉट एज ओवर ब्रिटिश, राइट। और अब लगा कि इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो वीर होते हैं वो अपना भाग्य खुद ही तलाश लेते हैं। नतीजा रहा, यहां तक तो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे जो फ्रांसीसी, जो कि सबसे लास्ट में आए थे, कौन से यूरोपियन भारत आए सबसे लास्ट में? फ्रांसीसी आए। उन्हें लगा कि जल्दी ही वो जो है वो अपने तरीकों से भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेंगे। दक्षिण भारत में तो नो डाउट वो अपनी ताकत को दिखा चुके थे, लेकिन दूर कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में बेचैनी हो रही थी, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। और यह लगा कि कहीं अगर फ्रांसीसी सक्सेसफुल हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उसका भी यही था कि भारतीय राजाओं की मदद करके उनसे व्यापार में छूट मांगना है और धीरे धीरे हमें करना। अभी वो सिर्फ व्यापार पर फोकस है, बड़ी ध्यान से सुनना, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार में दुष्टता करना चाहती है, ट्रेड में मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, वो उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करना चाहती है। फरमान लेकर क्या करते थे ये लोग, फरमान बेच देते थे इंडियंस को ही, तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस करते थे, बेहिसाब करप्शन इन्होंने फैला रखा था। तो अभी तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके से, चाहे राजाओं को आपस में लड़ाकर, चाहे कैसे भी है, फरमान जारी कर कर, झुक कर, नमस्ते करके, चापलूसी करके, अभी उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना। लेकिन अब एक कैरेक्टर आता है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था, युवा था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, राइट, रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश। इसको लगा कि नहीं, इस तरह से तो फ्रांसीसी हावी हो जाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तेज तर्रार था, लॉयल था अपनी कंपनी के प्रति, ब्रिटिश के प्रति। इसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, और इसने क्या किया, फ्रांस को चुनौती देने की ठान ली, जिसमें कुछ अंग्रेज सैनिक और ज्यादा भारतीय सैनिकों को लेकर इसने क्या किया, युद्ध कर दिया। और कर्नाटक की राजधानी आरकाट, कहां पर, आरकाट के युद्ध, इस पे हमला किया और इसने आरकाट को जीत लिया, ठीक है। दिस इज नोन एज आरकॉट विक्ट्री। आरकॉट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। अब क्लाइव के बारे में कुछ चीजें कही जाती हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक टर्निंग पॉइंट दिया। एक एक लाइन याद रखना, अगर एग्जाम में सारे क्वेश्चन क्वालिफाई करने तो बस याद रखना। तो आरकाट विजय, पहली विजय थी किसकी, क्लाइव की, याद रहेगा। आरकाट कर्नाटक की राजधानी, और इसने पहली बार फ्रांसीसियों को चुनौती दी, और एक्चुअली में इसने दुनिया को दिखा दिया कि फ्रांसीसियों का किला जितना मजबूत दिखाई पड़ता उतना मजबूत है नहीं। और एक एक ईंटें इसने निकालनी शुरू कर दी और कुछ समय बाद इसने फ्रांसीसियों को ढा दिया। लेकिन कुछ चीजें वो जानो, एक्चुअली में अगर कहा जाए तो क्लाइव वो व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी यानी व्यापार करने वाली कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तब तक केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि किसी तरह से मोनोपोली इन ट्रेड हो जाने चाहिए, यानी व्यापार में एकाधिकार, वो दाएं बाएं, बस उसका एक ही मकसद था, लाभ कमाना। लेकिन युद्ध में उतारकर और यह दिखाकर कि युद्ध हम जीत सकते हैं छोटी सी सेना के माध्यम से, इन भारतीयों की फूट का हम जो है वो फायदा उठा सकते हैं। कौन वो व्यक्ति था जिसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक पावर से रीजनल पावर में कन्वर्ट किया, यानी पॉलिटिकल पावर, किसमें, राजनीतिक शक्ति में। वो कौन था, क्लाइव। एक एक लाइन मेरा याद रखना, क्लाइव कन्वर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लिखो। क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से, क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित कर दिया, एक क्षेत्रीय शक्ति में परिवर्तित कर दिया। और बंगाल को शोषण करने का जो आइडिया था, इसी को बोला जाता है द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल। किसका था, क्लाइव का। He was the father of dual system of government in Bengal. यही बंगाल में द्वैत शासन का रचयिता था। लिखो,
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हल्के मत लेना। मेरी बस एक एक शब्द, एक एक सीक्वेंस को याद करते चलना, बस तुम इतना काम कर लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। पहली बार शायद मॉडर्न हिस्ट्री कोई कहानियों के रूप में लेके चल रहा है, एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर जुड़ता चला जा रहा है, तो मजा लो इन कहानियों को और एक एक शब्द को पकड़ लो। तो डुअल सिस्टम किसका दिमाग था? लेकिन ध्यान रखना, डुअल सिस्टम और डायआर्की में अंतर होता है। डुअल सिस्टम डायआर्की नहीं है, यह द्वैत शासन है। और द्वैत शासन के बारे में तुम्हें क्या बताया था? सही मतलब क्या है द्वैत शासन का, लिखाया था, और यही था कि रेवेन्यू किसकी मदद से अंग्रेज कलेक्ट करते थे? भारतीयों की वजह से। और वो क्या थे? वो वर्चुअल शासक थे वास्तव में, किसके? सिविल और मिलिट्री के, दोनों के। वर्चुअल थे, वास्तविक नहीं थे। और वो रेवेन्यू किसकी वजह से कलेक्ट करते थे? भारतीयों की मदद से, लिखाया था। और बंगाल का शोषण करने में यही डुअल सिस्टम ही सबसे खतरनाक सिस्टम बनकर उभरता है। बंगाल को दोनों हाथों से निचोड़ा इन्होंने। तो क्लाइव वो पहला व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से रीजनल पावर में कन्वर्ट किया। साथ ही साथ यही इसका ही दिमाग था, क्या? डुअल सिस्टम का, जो सबसे पहले कहां लागू किया गया? बंगाल में लागू किया गया। कुल मिलाकर यह कहानी यहां से चल रही है। आरकाट पे इसने हमला किया और आरकाट को जीत लिया, वॉन आरकाट। यहीं से फ्रांस का सितारा डूबना शुरू हो गया। और कहते हैं कि नियति बहुत तेजी से बदलाव करती है, किस्मत बदलते देखी है। तो यहां पर भी क्या हुआ? बदलना शुरू हुआ, हार पर हार, डिफीट बाय डिफीट। धीरे धीरे अंग्रेजों का जो है साहस बढ़ने लगा। लेकिन इसके कई फैक्टर थे, वो फैक्टर समझने की कोशिश करो। अब फ्रांसीसियों के साथ कुछ टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ी गलती कर बैठे वो राजनीति में, ठीक है। टर्निंग पॉइंट को, बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलतियां क्या हुई फ्रांसीसियों से? सबसे बड़ी गलतियां क्या हुई? पहला, इधर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हो गई, और जब समझौता हुआ जो पेरिस का, उसमें अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि संधि तभी होगी जब भारत से डुबले को वापस बुला लोगे। क्योंकि उन्हें पता था कि भारत विजय यानी इंडिया को अगर जीतना है तो उस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? डुप्ले है। वो जानते थे, बहुत शातिर दिमाग इंसान है, और ये भारत को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुका है, और डेफिनेटली आज नहीं तो ये कल सक्सेस हो जाएगा। अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह पता थी कि आरकाट का युद्ध भले चाहे उन्होंने जीत लिया हो, लेकिन अभी भी वो एक छोटी सी लड़ाई थी, अभी तक ये लड़ाई छुपी हुई थी। और अगर ये भारतीय राजाओं की नजर में अभी तक नहीं आई थी, नवाबों की नजर में नहीं आई थी, ये सिर्फ यूरोपियंस की लड़ाई थी। लेकिन बोला कि अंग्रेजों को यह बात पता थी, औरंगजेब ने एक बार मार मार के उन्हें गंगा के मुहाने पे छुपने पे मजबूर कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये दोबारा भारतीय शासकों की नजर में अगर आ गए तो फिर से इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उन्हें पता था कि अगर भारतीय राजाओं से लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले इस फ्रांसीसी को यहां से हटाना पड़ेगा। और 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया, रिकॉल डुप्ले, फ्रांस वापस चला गया। यह फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों गलती थी? मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नमेंट का दबदबा बहुत ज्यादा था। सारे फैसले कौन लेते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेते थे, वहां की सरकार। और वहां की सरकार क्या थी? भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आलस में डूबी हुई, ठीक है, छोटे छोटे मामलों में डूबी हुई थी। इसीलिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डुप्ले को खुलकर खेलने का मौका कभी नहीं मिला। यही नियति थी, नहीं तो अंग्रेज कभी भी सफल नहीं हो पाते। खैर, डुप्ले को वापस बुला लिया, रिकॉल डुप्ले, और यही सबसे बड़ी गलती थी। नतीजा क्या रहा? जैसे ही डुप्ले गया, उस टक्कर का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं था और अंग्रेज हावी हो गए। ठीक है, ओवर पावर्ड बाई ब्रिटिश, ओवर पावर्ड बाई ब्रिटिश। नतीजा हुआ कि अंग्रेजों का दुस्साहस बहुत बढ़ गया। अंग्रेजों को लगा अब तो वो भारत के इकलौती यूरोपियन शक्ति बनने का सपना उनका पूरा होने जा रहा है, क्योंकि डच को और पुर्तगीज को वो पहले ही निपटा चुके थे। डच चले गए थे मसाला द्वीपों की तरफ, मसाला आइलैंड्स की तरफ, उनके साथ संधि हुई और बोला कि हमें भारत में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पुर्तगीज को गोवा दमन द्वीप के इलाके में, पांडिचेरी के इलाके में जो है वो सिमटा दिया था,
उनका भी बहुत ज्यादा जो दबदबा नहीं रह गया था। अब फ्रांसीसी और डुप्ले सबसे बड़ा रास्ते में रोड़ा था, उसको उसने वापस बुला लिया, और यह यूरोप की दशाओं की वजह से हुआ। अब जो है वो अंग्रेजों के सामने एक पूरा खुला मैदान हो चुका था। लेकिन इस कहानी में एक कैरेक्टर अभी और आता है। अंग्रेजों का ये दुस्साहस बढ़ा कैसे, अंग्रेजों की ये हिम्मत बढ़ी कैसे, ये बहुत बड़ा एक इशू हमारे सामने होगा। लेकिन उस दौरान एक घटना होती है, जरा इसके बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं युद्ध होता है, जिसे कहते हैं 22 जनवरी 1760 को इधर डुप्ले गया और उधर अंग्रेजों को समझ में आया कि अब जीवन का आखिरी कांटा भी निकल गया। इसको बोलते हैं 22 जनवरी 1760 वांडीवॉस वॉर। लिखो, वांडीवॉस का युद्ध। वांडीवॉस का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन सा, आयरकूट, EYR आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था, लल्ली। ठीक है, ये दोनों आपस में लड़े और आयरकूट जीत गया, यानी ब्रिटिश जीत गए। इसको बोलते हैं वांडीवॉश का युद्ध। और वांडीवॉश का जो युद्ध था, इसने फ्रांसीसियों को तबाह कर दिया। जितनी उनकी उम्मीदें थी वो सब कुछ खत्म कर दी। वांडीवॉश का युद्ध बेसिकली वॉशिंग पाउडर था फ्रांसीसियों के लिए, याद रखना। वांडीवॉश से फ्रांसीसी वॉश हो गए, तबाह हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। लेकिन कैसे? अचानक से क्या क्लाइव की 500-700 की सेना, एक छोटा सा आरकाट विजय, क्या अंग्रेजों को इतनी हिम्मत दे सकता था? क्या आयरकूट इतना जो है वो ताकतवर हो गया कि उसने जो है फ्रांसीसियों को उठाकर पटक दिया वांडीवॉश के युद्ध में? ऐसा क्या रीजन था? इसके पीछे एक कहानी और चल रही है। क्लाइव फ्रंट पर आने से पहले इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हो चुका था और उसने भारत के एक समृद्धतम यानी रिचेस्ट प्लेस को बर्बाद करने का उसने षड्यंत्र शुरू कर दिया था। और वहीं के धन और संपदा से उसके पास वो चीज हाथ लग गई जो फ्रांसीसियों के हाथ में नहीं थी। अब कहानी के पीछे की एक कहानी को हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की फ्रेंच सुप्रीमेसी एंडेड। फ्रेंच सुप्रीमेसी एंडेड यानी कि फ्रांसीसियों का जो सुप्रीमेसी थी उसको तबाह करने के पीछे एक कहानी और चलती है। ठीक है, अंग्रेजों का उत्साह इस युद्ध से बहुत बढ़ चुका था, उनका जो एक्साइटमेंट था बहुत बढ़ चुका था। लेकिन एक और कहानी पढ़ो, क्वेश्चन मार्क बताता है कि आखिर फ्रांसीसियों की इस तबाही में क्या केवल क्लाइव का युद्ध का साहस था, आयरकूट की रणनीति थी, या कुछ और भी फैक्टर थे? उस फैक्टर को जानने की कोशिश करते हैं और भारत की तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। उसको ध्यान से सुनना और समझना कि इस कहानी के पीछे, वांडीवॉश का युद्ध जीतने के पीछे, भारत के एक क्षेत्र की सबसे बड़ी तबाही की कहानी लिखी जा रही है और वो है बंगाल विजय की कहानी। ठीक है, विक्ट्री ऑन बंगाल। विक्ट्री ऑन बंगाल। बंगाल उस समय का रिचेस्ट प्लेस था, मोस्ट फर्टाइल प्लेस था, उद्योग धंधे बहुत जबरदस्त थे, लोगों को ज्ञान विज्ञान के बारे में अच्छा खासा पता था। यहां का कॉटन, यहां का मलमल, पोर्सलिन पूरी दुनिया में बेहिसाब जो है इसकी कीमत हुआ करती थी और बड़े मात्रा में बंगाल की खाड़ी से हम लोग व्यापार किया करते थे। तो ये बंगाल हुआ करता था वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेस, अमीर हिस्सा भारत का। यहां का नवाब था सिराजुद्दौला। आगे बढ़ा, अली वर्दी खां जब इस दुनिया से गए, अली वर्दी खां ने क्या किया था, अंग्रेजों को काफी कवर करके रखा। बताया था इससे पहले कि ईस्टर्न इंडिया में अली वर्दी खां ने क्या किया, कंट्रोल करके रखा। तो उसका जो वंशज था सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ठीक है, सिराज युवा था और गुस्सैल था, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि अंग्रेज जो है वो लूटपाट करने लगे हैं। वो जो उनको फरमान मिला है 1717 में फर्रुख सियार से, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको जो मिसयूज कर रहे हैं, वो उससे क्या कर रहे हैं, वो व्यापार में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपने किले में क्या कर रहे हैं, कलकत्ता जो फोर्ट विलियम है उसमें ढेर सारे सामान को जमा कर रहे हैं। वो गलत गलत प्रैक्टिसेस करना शुरू कर चुके हैं। उसने क्या किया, उसने समझा कि अंग्रेजों की लूट से परेशान हो गया था। ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट द लूट्स बाई ब्रिटिश। He was very upset about the loots of the British. उन्हें समझ में आया था कि ये भारत को दोनों हाथों, बंगाल को भारत दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उसने क्या किया, बोला अब अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। लेकिन बिना तैयारी के, युवा तो था ही, जल्दबाजी में इसने क्या किया, कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। He captured British factory at कासिम बाजार। 1756
ही कैप्चर्ड फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। ही कैप्चर्ड फोर्ट विलियम कब? 1756 में। वेयर इज बट? यहां पे ना, अरे आने दो मेरी कहानी, अभी मैं यहां गया नहीं, तुम क्यों लिख रही हो? इतना छापने में क्या बिजी हो? मेरी कहानी के साथ चलो। पता चला तुम तो वो होगी उपन्यास का लास्ट में, कौन मारा है, मर्डर कौन किया है। हमारी कहानी तुम मर्डर कर दो। हमारी इतनी मेहनत लगती है, रात रात जग जग के जो है कहानी बनाते रहते कि इसके बाद एक लिंक हो। अरे तुम वही बोलो, अच्छा सर वही वाला कॉमिक्स पढ़ रहे क्या, नॉवेल पढ़ रहे जिसमें वो नौकरी मर्डर करता है? हैं? अरे नहीं भाई, कहां इतना तेज हम बोल रहे हैं? या तो मैं तेज बोल रहा है, तुम धीमे लिख रही हो। 3,500 वर्ड्स लिखने होते हैं 2 घंटे 40 मिनट में, कैसे लिखोगे? चलो, 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। सिराज को लगा कि उसने जो है वो अंग्रेजों को मार के खत्म कर दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। सिराजुद्दौला बहुत खुश था। अंग्रेजों को नाव पे भागना पड़ा, मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ भागे जिसका उन्होंने नगर बसा रखा था। दक्षिण में, चूंकि आपको पहले बताया था विजयनगर साम्राज्य खत्म होने के बाद वहां कोई बड़ा चैलेंज तो बचा नहीं था, तो यहां से भागकर बंगाल की खाड़ी में नाव पे बैठ के वो कहां भाग गए? मद्रास भाग गए कि जान बचाएं, नहीं तो ये मार मार के जो धुआं कर देगा। जो सिराज था उसको लगा कि अब अंग्रेज तो भाग गए, उसने कहानियां सुन रखी थी कि औरंगजेब ने कैसे पीट पीट के मारा था, लेकिन अंग्रेज थे बड़े चालाक। वो इसलिए भागे कि उन्हें नेवल हेल्प चाहिए थी, मद्रास से वो जो है रिसोर्स और ला सकें। और दोबारा उनको समझ में आ गया कि भाई अगर व्यापार करना है तो सिराज रास्ते का कांटा है। ठीक है, तो वो भागे बहुत। लेकिन उस समय, जैसे आपको पहले बताया था कि मुगलिया दरबार में भी बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हो गए थे जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। ठीक है, इसी में इसका मीर बख्शी था, मीर कासिम। ठीक है, और वहां का एक सेठ था, अंग्रेजों ने उससे बड़ा जो है वो कर्ज लिया था, जगत सेठ। और वहां का एक व्यापारी था अमीर चंद। जगत सेठ बैंकर था, व्यापारी अमीर चंद था। इन सबके साथ साजिश की। तो हुआ क्या कि मीर जाफर से वो मिला। ठीक है, मीर जाफर बेसिकली कई बार गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, गद्दारों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मीर जाफर मत बन। तो ये भारत का वो गद्दार था जिसके बाद भारत की एक बहुत स्याह काली रात शुरू होती है। मीर जाफर इंटर इंटू अ कॉन्स्पिरेसी विद ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, मीर जाफर जो कि मीर बख्शी के पोस्ट पे था, वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक षड्यंत्र में शामिल हो गया। देखो, मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक षड्यंत्र में शामिल हो गया। उसकी क्या खुद महत्वाकांक्षा थी कि वो नवाब बनना चाहता था बंगाल का, मोस्ट फर्टाइल, पैसे से लबालब भरा हुआ सूबा था, टू डिफीट सिराजुद्दौला। क्यों शामिल हुआ? उसे सिराजुद्दौला को हराना था। इधर सिराज को लगा कि उसने फोर्ट विलियम खाली करा लिया, अंग्रेजों को मार के भगा दिया, अब तो कोई कांटा बचा नहीं। नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, बोला अब सीधे सीधे तो लड़ नहीं सकते, कुछ भी हो मुगल सल्तनत ताकतवर है, उनको पहले से भी एक्सपीरियंस था। उसने भारत की फूट डालो राज करो की नीति पे देखा, और जैसा कि डुप्ले ने भी पता किया था कि भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना का बहुत जबरदस्त अभाव था, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इनको अपना दुश्मन ही नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हीं का फायदा उठाते हैं। और नतीजा हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध छेड़ दिया। और मीर कासिम ने क्या किया, सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा ही नहीं, सेनाएं पहुंची ही नहीं। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ। कौन कौन था? क्लाइव और सिराजुद्दौला वर्सेस मतलब बनाम। कब हुआ? ये सन एक ऐसा सन है जिसके बाद भारत की वो कहानी लिखी जाएगी कि भारत सोने की चिड़िया से पंखहीन चिड़िया में कन्वर्ट हो, इतना नोचेंगे इसको। ये वो कहानी है, इसको कहा जाता है दुख की काली रात की शुरुआत, बेहिसाब लूट का दौर। कई इतिहासकारों ने इसको लिखा कि ये जो प्लासी की लड़ाई थी 1757 की, क्लाइव और सिराज के बीच में, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ऐसा निचोड़ने की शुरुआत की, इसको बोलते हैं दुख की काली रात, द डार्क नाइट ऑफ सैरो। और इसको बेहिसाब लूट का दौर कहते हैं, इनफाइनाइट लूट, भारत से बेहिसाब लूट का दौर कहा जाता है। अगर कभी ये लाइन पूछ ले
कि किस घटना को बेहिसाब लूट का, बेहिसाब जो है वो काली रात का दौर कहा जाता है, तो आप इसको बताएंगे, बैटल ऑफ प्लासी। कैसे भारतीयों का ही प्रयोग करके, भारतीय लालच का प्रयोग करके कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया। क्योंकि क्लाइव क्या था, क्लाइव के बारे में तुम्हें बताया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक पावर से रीजनल पावर में कन्वर्ट, पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट करना चाहता था, तो उसकी महत्वाकांक्षा इसी रूप में थी। मीर जाफर को नवाब बना दिया, ठीक है, मीर जाफर सीटेड एट नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। अब क्लाइव और उसके जो लोग थे उन्होंने बेहिसाब उपहार मांगने शुरू कर दिए, ये लाओ वो लाओ, ठीक है, इतने लाखों रुपए, 50-50 लाख रुपए जो है मांगने शुरू कर दिए। खूब उपहार, खुद क्लाइव ने जो है लाखों रुपए के उपहार लिए, जबरदस्त जो है उसने गिफ्ट्स लेने शुरू कर दिए। इतनी डिमांड पूरी करने लगा कि मीर जाफर को भी समझ में आ गया कि अंग्रेजों की जो है वो मांग पूरी नहीं हो सकती। अंग्रेज क्या करते थे, मीर जाफर को कहते थे ये एक ऐसी जादुई थैली है जिसमें जितना हाथ डालो उतना मिल जाएगा। इन्होंने बंगाल को बेहिसाब लूटना शुरू कर दिया और बिना फ्रंट पर आए, बिना एक भी लड़ाई लड़े, भारतीयों से ही भारतीयों का शोषण कराना शुरू कर दिया। इसको भी समझ में आ गया कि ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, लिखो, ये भी अंग्रेजों की मांग पूरी ना कर सका। तो अब ये हुआ कि अंग्रेजों को लगा, अरे हमारी कठपुतली हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे, हटाओ इसको, दूसरे को लेकर आओ, ठीक है। तो मीर जाफर के बाद 1760 में किसको बिठाया, सन इन लॉ था इसका, मीर कासिम, इसको नवाब बना दिया, ये दामाद था। लेकिन मीर कासिम को भी समझ में आ गया कि जिस हिसाब से बंगाल को लूट रहे हैं, बंगाल तो बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरा जो है नवाब बनने का कोई सपना ही बेकार रह जाएगा जब मेरे पास रेवेन्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसने देखा कि अंग्रेज किस तरह से लूट कर रहे हैं, अंग्रेज किस तरह से भारतीय व्यापार को खत्म कर रहे हैं, बंगाल की पूरी जो दस्तकारी थी, बंगाल का जो पूरा ट्रेड था, उन्हीं फरमानों का इस्तेमाल करके वो खत्म करते चले जा रहे। तो इसने क्या किया, अंग्रेजों की सारी रियायतें खत्म कर दी। बोले अगर ट्रेड करना ही तो जैसे भारतीय कर रहे हैं वैसे तुम करो, ये फरमान लिए कहां भेज रहे हो। और ये इतने गंदे हो गए थे कि जब खुद ट्रेड नहीं करते थे भारतीयों को फरमान भेज देते थे कि जाओ तुम फ्री में ट्रेड करो। इस तरह से क्या हुआ कि बेहिसाब भ्रष्टाचार का दौर शुरू हुआ। तो उसने कहा कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करना है जल्दी, ये सारी चाल जो है वो क्या हो गया, समझ गया अंग्रेजों की कि भाई मुझे क्यों बिठाया है और इस तरह से बंगाल को ये बर्बाद कर देंगे, सबसे फर्टाइल एरिया को बर्बाद कर देंगे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने he abolished all the रियायत्स, all the benefits to British, ठीक है। इसने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, बोला कोई नहीं, जैसे ये भारतीय वैसे तुम भी ऐसे व्यापार करो। अब अंग्रेज तो कभी टिक ही नहीं सकते थे, हाँ, रियायत मतलब जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, जैसे फरमान 1700, फरमान का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि भैया ये जिस तरह से चाहेंगे उतना व्यापार करो, जैसे हमारे आज भी चलता है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आप आइए, अगर आप कोई ऐसा सामान बनाते हैं कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, तो उसमें बोलते हैं कि टैक्स फ्री कर दिया है, 5 साल टैक्स हॉलिडे, तो सरकार आपसे टैक्स ही नहीं लेगी, ठीक है। तो वो इस तरह से सेज में आप करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य के पास एक पावर होती, तब भी थी आज भी है। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने, इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। जैसे सेज में क्या है कि आप उसमें जो एक्सपोर्ट जोन है उसमें जो भी सामान बनेगा देश के अंदर नहीं बेचा जाएगा, वो सारा का सारा कहां जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। और अगर आप ये देश में बेचना शुरू कर दो तो क्या होगा, ये गलत प्रैक्टिस है। तो अंग्रेजों ने यही काम करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भैया खत्म करो, इससे बर्बाद हो जाएगा। सो 1773 को मीर कासिम को भी हटा दिया, रिमूव मीर कासिम। अब मीर कासिम को समझ में आ गया कि ये मार दिया जाएगा या इसको जेल भेज दिया जाएगा। मीर कासिम भाग गया अवध। कहां चला गया, He ran to अवध, he ran to अवध। मीर कासिम अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और उस समय जो मुगल बादशाह थे हिलते डुलते वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। तो इन तीनों ने अलायंस बनाया। क्या बनाया, क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ ठीक है 63 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में हो सकता है गलती हो गई हो, मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगा, डेट्स हैं, ठीक है।
क्या हुआ, इसको हटा दिया। अब हटा दिया, मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों मिल गए, अलायंस बनाया। बोला क्या करें अब यार, मार के हम अंग्रेजों को ऐसी तैसी करते हैं। अच्छा, ये जो शाह आलम था ये भी पेंशनर हो गया था, एक तरह से अंग्रेज इसको टॉर्चर ही करते रहते थे, एक तरह से वो पॉलिटिकल प्रिजनर था। तो इसकी भी एक इच्छा थी कि नहीं हम भी फ्री होकर घूमें। ठीक है, इन्होंने एक वॉर किया और उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। तो उसको 73 कर 63 कर लो, ठीक है 63 कर लो उसको, बैटल ऑफ बक्सर। तो इन तीनों अलायंस, कौन कौन थे अलायंस में? इतना बोलो कि कुछ ना सुनाई पड़े, ठीक है ये सही है। ठीक है, इसको 63 कर लो। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, अलायंस बनाया, किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर 1764, 1764। क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। स्ट्रैटेजिक वॉर इनके पास बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक वॉर ये काम क्या करते थे? इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य का पिटारा खोल के रख दिया, क्योंकि इस जीत के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वो शासक बन गई। रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अवध जो था वो उनकी दया पर आ गया, सर्वाइव ऑन देयर मर्सी। आगे चलकर तुम देखोगे अवध भी छीन लिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा 50 लाख रुपए का जुर्माना इसको देना पड़ा युद्ध लड़ने के लिए। हारा भी और फाइन भी दिया। अंग्रेज जो बुरी तरह से निचोड़ते थे, वो ये नहीं कहते, बोले तो हम शासक रहने देंगे लेकिन अपना खजाना हमें दे दो। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स में करके किनारे डाल दो, ताकि एक जगह अभी तक हमारी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो सारी इकट्ठा कर लेते हैं। पहली, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वॉर्स जिसने अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहला कौन था? बैटल ऑफ अंबर 1749, पहला अगर क्रम में देखा जाए। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757, प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, चांदा साहब। फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में 1760, और लास्ट में क्या था? बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई 1764, और इसके बाद अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा आ गया। तो प्लासी की लड़ाई से वांडीवास का क्या संबंध है फ्रांसीसियों को हराने में? और वो संबंध यहां पर है, वो रिलेशनशिप यहां है। डुअल गवर्नमेंट, जो डुअल यानी द्वैत शासन था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी थी, ठीक है, और वो क्या करते थे? भारतीय शासकों से ही वो राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट कराते थे। इसने बंगाल को निचोड़ के रख दिया, और इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा ये रहा कि बंगाल के पास कोई रिसोर्स बचा ही नहीं। और यही जब रिसोर्स रिच होकर ये जब लड़ाई में गए, तो इन्होंने फ्रांसीसियों को क्या किया? हरा दिया था। तो वो बंगाल का पैसा था जिसने अंग्रेजों को इतना मजबूत बनाया था, इतना जो है उसको स्ट्रांग किया था। क्लियर है? कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद होना शुरू हो गया था, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया? इसको निचोड़ के रख दिया। जो सबसे रिचेस्ट प्लेस था ना, वहां व्यापार बचा, वहां पर जो है लोगों को मारा पीटा गया, और हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिया गया, ट्रेड पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो बंगाल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। 1707 में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, ग्रेट फैमाइन। 1707 में जबरदस्त अकाल पड़ता है। इतना बुरा कि 1/3 बंगाल की जनता प्रभावित हो जाती है अकाल से, बड़ी पैमाने पर मृत्यु होती है। 1/3 पॉपुलेशन अफेक्टेड।
1/3 जनसंख्या प्रभावित हो जाती है। हम्म 1707 से फैमाइन शुरू होते हैं और आगे चलकर ये बहुत आगे तक चलते हैं। लेकिन यहां जो कहने का मतलब है, जो ये लाइन है, बंगाल बर्बाद हो गया। फैमाइन भारत में एक नेचुरल क्लैमिटी है, क्योंकि भारत एक मानसूनी क्षेत्र है। अगर अल्निनो का प्रभाव आ जाए और मानसून बर्बाद हो जाए तो अकाल पड़ता है, लेकिन अकाल को आप रिचनेस के साथ, संपदा के साथ, पैसे के साथ उसको यूज कर सकते हैं, उसको बच सकते हैं अकाल से। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्स है, तो आप अकाल से बच सकते हैं। यहां जो बताने का पर्पज है कि 1707 में जो पहला अकाल आया था, उससे वहां की जनता क्या हुई थी, बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। आगे चलकर ये अकाल इतनी बारंबारता आने, क्वेश्चन आया हुआ, मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिया था, इतनी ज्यादा बारंबारता उसमें आने लगी, और इसका मतलब हुआ कि आगे तो आपने देखा होगा कि भारत में सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया, जीनोसाइड तो हमारे यहां हुआ है। लाखों लाखों लोग मारे गए थे, और उसका रीजन क्या था, वो रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं। कारण, अनकंट्रोल एंड ग्रीडी ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द बंगाल एंड लेटर फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटिश। देखो, अंग्रेजों द्वारा इस बारंबार पड़ने वाले अकाल, इस बारंबार पड़ने वाले अकाल का सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अनियंत्रित और बेतहाशा धन का निष्कासन था। पहले बंगाल से और बाद में पूरे भारत से अनियंत्रित और बेहिसाब धन का निष्कासन था। मतलब ये पूरी खुली लूट में घुस गए ये। पहले बंगाल से, फिर संपूर्ण भारत से, फिर संपूर्ण भारत से। तो अकाल का रीजन क्या रहा? अनकंट्रोल एंड ग्रीडी ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। खैर, हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, इससे पहले हम कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, फिर से कुछ और जानकारियां लेते हैं। आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर का नाम याद है? मैंने कहा था ये हमारी कहानी में फिर से वापस आएंगे। तो चलो हम फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब क्लाइव ने क्या किया, बंगाल को जीत लिया, वहां डुएल सिस्टम लग दिया, बंगाल को निचोड़ना शुरू कर दिया। बंगाल बुरी तरीके से परेशान हो गया। बंगाल परेशान हो गया। अब अंग्रेजों को लगा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बंगाल से आगे जाने पे नॉर्थ ईस्ट का इलाका शुरू होता है, और वहां पर उन्हें बहुत ढेर सारे रिसोर्सेस की जानकारी मिली, जिसमें सबसे पहला रिसोर्स जो था वो नेचुरल रिसोर्स था। आगे चलकर आप जाके देखोगे, आसाम के डिब्रूगढ़ में पहला जो है वो ऑयल एक्सकेवेशन किया जाएगा भारत में। लेकिन उससे पहले नेचुरल रिसोर्सेस का वो पूरा रीजन था। खास तौर पे जो तराई रीजन में हम देखते थे कि वहां बहुत, यहां से लेकर इरावदी नदी, जो म्यांमार, जो पहले बर्मा हुआ करता था, वहां बेहतरीन साल और टीक की लकड़ियां पाई जाती थी। तो ये पूरा नेचुरल रिसोर्सेस से भरा हुआ था, और इनको बड़े पैमाने पे अपनी जहाजों में, उसको जहाज बनाने के लिए, तमाम तरह के लिए वो इस लकड़ी की बड़ी जरूरत पड़ती थी। तो इनका दुस्साहस इतना बढ़ चुका था, जब बंगाल के शासक को हरा दिया तो आगे का भारत हम जाके जीत लेते हैं। और फिर क्या हुआ, चूंकि आप जब बंगाल से आगे बढ़ते हैं तो भारत के क्लाइमेट में एक चेंज आ जाता है, और वो वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट के इलाके में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है, बे ऑफ बंगाल, जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, तुम्हारा काम है लिखना, क्या टुकुर टुकुर मेरा मुंह देख रहे हो? कल समझा के आया था लाइब्रेरी में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक ही है। साउथ वेस्ट मानसून आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं वो जाकर 3 पहाड़ियों से टकराती हैं, उसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। और वहीं पर क्या करती, कौन सी वर्षा करती है? पर्वतीकृत वर्षा करती है, ओरोग्राफिक रेन। सब एग्जाम के वर्ड हैं। किस प्रकार की वर्षा होती है? हाँ, अब याद आ रहा है, अभी तक कहानी सुन रही थी, सत्यनारायण की कथा चल रही ना। हाँ चलो चलो, आगे लिखाने से पहले तुम्हें लिखा ही दे, समझाएंगे तो समझेंगे। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, थमो, ठीक है, हमें लग रहा है जल्दी कहानी चल जाएगी। 1765 क्लाइव को वापस बुला लिया गया था, भ्रष्टाचार के भी आरोप थे, तमाम तरह का बेतहाशा गिफ्ट लिया। तो क्लाइव रिटर्न एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल।
लिखो 1765 में क्लाइव, यानी बक्सर की लड़ाई के 1 साल बाद क्लाइव बंगाल में गवर्नर बनकर आया। अब ये बहुत कॉमन लिखा जाता है, गवर्नर बनकर आया बंगाल का, लेकिन इसमें थोड़ा पेच है, ये डाटा बहुत क्लिष्ट नहीं है। ठीक है, जो बंगाल कहा जा रहा है वो बेसिकली फोर्ट विलियम है। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो फोर्ट विलियम ही अंग्रेजों का बंगाल था, वही उनका शासन चलता था। ठीक है, 1765 में कंपनी ग्रांट दीवानी ऑफ बंगाल, तो ले लिया, बोला हम ही दीवानी करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, 1765 में कंपनी को दीवानी की अनुमति मिल गई, यानी सारा राजस्व किसके पास आ गया, कंपनी के पास। याद रखना, ये 1765 में कंपनी के पास दीवानी यानी संपूर्ण जो लोक शासन था, राजस्व था, वो किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स, कंपनी के पास आ गया। कंपनी ग्रांट दीवानी ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल की दीवानी किसे मिल गई, कंपनी को। अब इनकी महत्वाकांक्षा जग गई कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट पहुंचते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र वर्षा वनों का क्षेत्र है, यानी रेन फॉरेस्ट का। रेन फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि यहां पानी बहुत बरसता है। पानी क्यों बरसता है, क्योंकि यहां पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून इनसे जाकर टकराता है तो यहां पर क्या होता है, पर्वतीकृत वर्षा होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा पानी बरसाने वाला क्षेत्र चेरापूंजी, मौसिन राम में यहीं पर पाया जाता है। और इस बारिश का कारण क्या है, ओरोग्राफिक रेन, यानी पर्वतीकृत वर्षा। चलो, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश को लगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा हमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। सो ये पहुंचे इन गारो, खासी, जयंतिया रीजन में। इन्हें लगा जब नवाबों को मार मार के धुआं कर दिया तो इस क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल लोगों को तो हम आराम से मार देंगे। लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि वो लोग बड़े स्वतंत्र लोग हैं, वो अपनी जंगल जमीन को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि हम जाएंगे और इनके नेचुरल रिसोर्सेज को जब चाहे तब हड़प लेंगे। और ये क्या है, छुप के वॉर करना, गोरिल्ला वॉर करना। अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, ब्रिटिश फर्स्ट केम इन कॉन्टेक्ट विद द माउंटेन ट्राइब कॉल खासी। किस जनजाति के संपर्क में, और संपर्क में नहीं आए, ये तीर के पहले संपर्क में आए थे। धाए धाए मारा था इनको, पटक पटक के भागना पड़ गया था इन्हें लगा भाई गए, घमंड में चूर तो थे ही। इन्होंने लेटर लिखा ब्रिटेन में कि अब भारत के हम असली वास्तविक शासक अब हम ही होने जा रहे हैं, रियल हम जो है हम ही एम्परर बनेंगे। और अब भारतीयों को जल्दी अपने पैरों के नीचे रौंदना वो ज्यादा दिन का सपना नहीं है। इन्होंने बंगाल के छोटे हिस्से में इन्होंने जब जीतने के बाद ये लेटर लिखा वहां पे कि अब जो है वो हमें खुल के लूट ला और अब रियल शासक हम ही हैं। और ये बड़े गर्व से लिखते थे कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारे द्वारा विजित है, हम ही इनके असली स्वामी हैं, हम ही इनके असली मालिक हैं। तो इसी गर्व में आगे बढ़ गए। तो लिखो, ब्रिटिश पहली बार पहाड़ी ट्राइब, जनजाति, ब्रिटिश पहली बार जिस पहाड़ी जनजाति के साथ संपर्क में उसे खासी कहा जाता है। तो 3 ही पहाड़ियों के नाम पे इनका पड़ा, गारो, खासी और जयंतिया। बीच वाली पहाड़ी खासी। तो मार तीर इनकी जो है ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, और इनका भी जो है समझ में आ गया कि भाई इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर वहां से बात आती है पुरानी, और वो आती कि इनसे युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इनका कन्वर्जन जरूरी है। और फिर यहां पर बड़े बड़े उन्होंने देखा कि ये लोग गरीब हैं, ठीक है, और जनजातियों का जो है वो कहीं कोई नामो निशान नहीं है, मुख्य धारा से दूर हैं। तो इन्होंने ये समझ में आ गया कि भाई इनसे लड़ना, इनको अपने जान माल का कोई डर है नहीं, लूटने के लिए इनके पास है क्या, ये तो प्राकृतिक अवस्था में है, प्राकृतिक चीजों के साथ रह रहे हैं, और ये जब चाहे तब विष बुझे तीर मारेंगे, और वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो इनको समझ में आया कि अब डायरेक्टली इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, और यहां से शुरू होता है कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा खेल। यहां पर बड़ी बड़ी मिशनरियां भेजी जाती हैं कि आप इनसे युद्ध ना करें, आप इनको कन्वर्ट करें। और आगे चलकर एक ऐसा खेल शुरू होता है, अंग्रेजों को अंदाजा हो गया था कि अगर ये लोग कहीं हमारे खिलाफ इन्होंने एकजुट हो गए और हमारे खिलाफ इन्होंने हथियार उठा लिए तो हमें देर तक ये टिकने नहीं देंगे। नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने फिर कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा खेल शुरू किया कि इन्हें हम अपना हितैषी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत में इनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जा रहा है, इनको सम्मान नहीं किया जा रहा है।
तो इसी को देखते हुए आगे चलकर आदिवासी शब्द आप लोग सुनते होंगे। आदिवासी, आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, वासी मतलब यही एबॉरिजिन है, यही मूल रूप है। तो हु यूज दिस वर्ड आदिवासी? महात्मा गांधी? नहीं, लिखो आदिवासी शब्द जो है ट्राइबल्स के लिए यानी कि जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा ने किया था। किसने? ठक्कर बापा ने। ये जो ट्राइबल लोग हैं जिनको ट्राइब 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 कहा जाता था, जनजाति, उनको के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हु यूज्ड द फर्स्ट आदिवासी? ठक्कर बापा, याद रखिएगा। तो वहां से शुरू होता है कन्वर्जन का खेल कि उन्हें समझ में आ गया कि अब इनसे डायरेक्टली युद्ध में जीता नहीं जा सकता। और आगे चलकर तुम देखोगे तो जब स्वतंत्रता का आह्वान होता है तो एक रानी गांडिल्यू का नाम छोड़ दो अगर, तो कहीं भी तुम नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़े बड़े जो है दो चार लोगों का नाम छोड़ दो तो बहुत बड़े रूप में तुम देखोगे कि जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत व्यापक आंदोलन वैसा नहीं होता जितना कि उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है या पश्चिम भारत में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में इतने बड़े लेवल पे व्यापक आंदोलन नहीं होते। उसका कारण यह था कि उन्होंने जो मास कन्वर्जन का जो दौर शुरू किया था, इसकी वजह से उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, इस आंदोलन को। क्लियर है? तो यहां तक की रही हमारी पहली कहानी कि किस तरह से ये जा रहे हैं और इनको स्वाद चख लिया। अगला स्वाद अंग्रेज चखेंगे जब ये संथाल रीजन में एंटर करेंगे, ठीक है, तब फिर ये करेंगे। लेकिन वहां किसी और कारण से ये जाएंगे और वहां से एक बहुत बड़ा लेसन सीखेंगे कि आदिवासियों के और किन मामलों में हाथ हमें नहीं डालना है, ठीक है, संथाल रीजन में जाने के बाद। तो खैर उसके लिए हमें कॉर्नवालिस के आने का वेट करना पड़ेगा, आएगा धीरे धीरे। अब अभी तक हमें क्या दिखाई पड़ा हमारे लेक्चर में कि अभी जो टाइम चल रहा है वो अंग्रेजों के लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। ये खूब लूट फसोट कर रहे हैं, खूब चीजें देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता। अब अंग्रेजों का एक ऐसा समय आएगा जिसमें वो बड़े संकट में घिरने जा रहे हैं और अब उनको बचाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आगे चलकर पूरी हिस्ट्री का कोर्स ही चेंज करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का तरीका अब वो चेंज करेगा, ठीक है। तो वो अगली क्लास में हम देखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आने दो। जैसे आजादी के समय बहुत से व्यक्ति हुए, क्या सभी पर्सनालिटीज के बारे में जानते हो? सिर्फ ये जानकारी रख लो, ठीक है। तो ये वो व्यक्ति थे, ये भी जो है वो महात्मा गांधी और इन सब लोगों के समकालीन। हमारे इतिहास में क्या है कि दो चार लोगों का ही नाम है, ठीक है, लेकिन बहुत से महापुरुष हुए, ऐसी बात नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। उसी में ही ठक्कर बापा का नाम आता है, ठीक है। इनके भी और कार्यों के बारे में जब पर्सनालिटीज पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये नाम तुम्हें वहां याद आना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी जानकारी है ट्राइब से संबंधित कि ट्राइब शब्द को आदिवासी कहने वाले व्यक्ति कई लोगों को लगता है शायद महात्मा गांधी थे, नहीं। जैसे उन्होंने हरिजन नाम दिया था, ये बहुत बच्चों को गलती होती है, इसीलिए यहां पे जबरदस्ती लिखवाया है कि वो महात्मा गांधी, क्योंकि ऑप्शन में महात्मा गांधी भी आया हुआ है। तो आपको ये चीज नहीं होना चाहिए कि पता चला हरिजन के साथ आपने उसको मैच कर दिया। ट्राइब्स को यानी जनजातियों को आदिवासी नाम किसने दिया था? ठक्कर बापा ने, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में जाएंगे और देखेंगे कि अंग्रेजों का एक विनाशकारी दौर कैसा आता है और अब रीजनल पावर्स के बारे में हम जानेंगे कि उस समय कौन कौन सी शक्तियां भारत में प्रभावशाली थी। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई नोट्स में दिक्कत? अलायंस था, रिलायंस कहां था? अलायंस, अलायंस इतनी खराब राइटिंग तो नहीं है। देखो रिलायंस का मतलब भरोसा होता है, एक कंपनी है अंबानी साहब की। अलायंस का मतलब होता है सहयोग, जो गठजोड़, जैसे हमारे नेता नहीं करते हैं, वो बना तो है यार अभी इतना बड़ा इंडिया अलायंस, ठीक है। लोग कह रहे गठजोड़, बानर जुड़े सभा हुई आई और किटकिटात भाग है कविताई, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। तो क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो भाई कई लोग कविता, तो कई बानरों ने भी कहा, मंत्रों ने कहा कि चलो यार हम लोग भी जो है कवि सम्मेलन करते हैं। सब इकट्ठा हो गए, देखने का किट 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 किट, दूसरे ने कहा किट 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 किट, तो सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे और कविता बोले जा रहे। तो उसी पे एक कवि ने लिखा कि बानर जुड़े सभा हुई आई और किटकिटात भागे कविताई, ठीक है। सब किटकिटा रहे और सब कह रहे वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह उस्ताद वाह, ठीक है। तो चलिए, कोई नोट्स में कोई दिक्कत? हाँ, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा है। ये 1857 में जब पहुंचेंगे तो उन्होंने, जैसे आज भी चल रहा है, मैं आप लोगों को ग्रुप में एक फोटो शेयर करूंगा,
मैं झारखंड में जहां जहां गया, मकान के बाहर, हाँ भाई मैं तो जंगलों में भी इतने अंदर तक गया था, मुझे बस एक ही जगह हर चीज दिखाई पड़ी। मैंने तो कई फोटो वोटो खींची है, सिर्फ एक ही चीज दिखाई पड़ी, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे गांव। तो उन्होंने वहीं टारगेट किया जहां गरीबी थी। देखो जैसे हिंदू धर्म में जो जाति को कुरीति थी, ठीक है, आदिवासियों को जो है वो अलग रूप में देखा जाता था, मलेक्स का जो कॉन्सेप्ट था अनटचेबिलिटी का, तो इसका उन्होंने हर जगह फायदा उठाया, फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाया। तो आप देखोगे जो मास बड़े बड़े कन्वर्जन हुए वो आदिवासी इलाकों में, जनजातीय इलाकों में, जहां अवेयरनेस थी, जहां खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने उस कमी का फायदा उठा लिया और उसको जो है इस्तेमाल। भयानक चल रहा है, भयानक चल रहा है, भयानक स्तर पर है, मतलब आप देख के थक जाओगे। मैं अब ऐसी बात है, फॉल्ट लाइन भ्रष्ट तो हमारा था ना, कि हमने उन्हें रिकॉग्निशन नहीं दिया, हमने सम्मान नहीं दिया, हमने उनको एज इट इज छोड़ दिया, उन्होंने इसको फायदा उठाया। मुख्य क्षेत्र में अभी आप देखोगे 1857 में अंग्रेज एक बहुत बड़ा सबक सीखते हैं कि कुछ भी कर लेना, जहां पर भी उनको अपराइजिंग हुई, जहां पर रिवोल्ट हुआ, तो मुख्य कारण ही धर्म में हस्तक्षेप था। वो जो कारतूस दे दी थी मुंह में लगाने को, वही तो मेन था। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि भाई धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना शुरुआती दौर में, लेकिन जब हम विभाजन पे आते हैं तो इसी चीज को क्या होता है, कर देते हैं। तो माउंटबेटन के उस प्लान को क्या बोलते हैं? अरे शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड, बाल्कन प्लान। बाल्कनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बाल्कन प्लान। चलो हम आगे बताएं, टेंशन ना लो, सब कवर होगा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए रख लो। बक्सर युद्ध तो उसके साथ एक मैंने पैरेलल एक कहानी बनाई है, बक्सर युद्ध से संबंधित वाली बात नहीं है। सवाल है कि जब से फरमान मिला 1717 से, तब से अंग्रेजों ने डुअल शासन शुरू कर दिया था ना। बक्सर और प्लासी की लड़ाई उनके ट्रेडिंग कंपनी से रीजनल पावर बनने की महत्वाकांक्षा थी। उससे पहले तो वो दांतों को एकदम अंदर रख के और वो बस खाली व्यापार व्यापार खेलते थे, उन्हें बस पैसा कमाना था। अभी आएगी ना, अभी कहां आई है, अभी आएगी। 1707 में नहीं, इसीलिए कहा 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और उससे पहले ही क्या हुआ था, ये लोग अपना कामधाम शुरू कर चुके थे। तो 1707 में मैंने आपसे बताया कि 1/3 जनसंख्या प्रभावित हुई, लेकिन बहुत बड़ी मौतें नहीं हुई थी। आगे चलकर जब और फेमाइंस बढ़ेंगे पूरे भारत में, खासतौर पे बंगाल में, जब 1943 पहुंचोगे, जब चर्चिल का शासन था, तब तुम देखोगे बंगाल में इतनी भयानक मौतें होती, चारों तरफ लाशें ही लाशें, चारों तरफ लाशें ही लाशें। तो 1707 के बंगाल ने 1/3 जनसंख्या प्रभावित हुई, लेकिन उसने खुद को बचा लिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, बंगाल को निचोड़ना शुरू कर दिया, रिसोर्सेस खत्म कर दिए। और प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई क्या थी, वो बेसिकली उसके ट्रेडिंग कंपनी से रीजनल पावर बनने की एक जर्नी थी। और ये किसने जो है इसको ड्राफ्ट किया था, क्लाइव ने ड्राफ्ट किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसको नॉलेज है, कहां लिखा है, आप क्या पढ़ते हैं? तुमसे किसने कहा, तुम इस क्लास में, तुमने, मेरे एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था भारत का मतलब क्या होता है। वो अपने किसी दोस्त से पूछने की, बोले तुम्हारा टीचर बकवास पढ़ा, बताओ लिखो कहां लिखा है कि भारत का मतलब ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उसने रेफरेंस निकाल के दिखाया एल बॉशम का। हमारा इतिहास लिखा किसने? हम जानते कितना अपने इतिहास के बारे में? हम पूरी किसी किताब में मुझे दिखा दो जिसमें ये लिखा हो, विपिन चंद्रा की बुक दिखा दो, रोमिला थापर की बुक दिखा दो, जिसमें लिखा हो भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट हुई है। वो बता ही नहीं पाए। लेकिन हाँ ये जरूर लिखा हुआ है
कि अंग्रेजों के आने से ही भारत का राष्ट्र निर्माण हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के रेल की वजह से ही भारत का एकीकरण हुआ। नहीं तो भारत राष्ट्रकूट तो पता नहीं 8वीं शताब्दी में पता नहीं वहां लूडो खेल रहे थे, जिनके शासन की इकाई राष्ट्र थी। ये आए तब राष्ट्र। और किसने लिखा? हमारे इतिहासकारों ने। कहां पढ़ा जा रहा है? हमारी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में, जहां पढ़ने के बाद क्या होता है, तुम्हें टॉप नॉच जॉब्स मिलती हैं, जहां तुम पब्लिकेशन करते हो, सो कॉल्ड हिस्टोरियन कहलाते हो, अकड़ के चलते हो, पेपर प्रेजेंटेशन करते हो, और तुम भारत की संकल्पना को डाइल्यूट करते हो। आप जाकर खुले मंचों पर, जाकर सोशल मीडिया पे चेक करो, खुले मंचों पर है कि भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भारत कोई राष्ट्र ही नहीं है। अभी जाके एक नेता बोलकर आया ना, वो उन्हीं का तो शिष्य है, वही तो हिस्ट्री उसने पढ़ी है। ऑक्सफोर्ड की इंडिया जो आती है उसमें जाके देखो, इंडिया इज अ जस्ट, क्या कहते हैं, भारत राज्यों का संघ है, भारत कोई राष्ट्र नहीं है। अब जो तुम कह रही हो उसका एक सिद्धांत, आईआर का सिद्धांत, सब ये तो हिस्ट्री की बात रही। तुमसे पूछा जाएगा साक्ष्य कहां है, तो तुम्हारे यहां तो ये बोला गया ना कि आर्य बाहर से आए थे, द्रविड़ियों को मारा पीटा। तुम्हारे पास तुम्हारी हिस्ट्री है कहां? ये तो थोड़ी हिम्मत करके मैं पढ़ा रहा हूं, हमारे से 2-4 लोग आ गए हैं जो आजकल लिख भी रहे हैं, लेकिन किसको पता है भारत का? वो बच्ची, मेरे पास मैसेज आया उसका कि मेरा दोस्त कह रहा है कि वो ऐसा कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं भारत का, मतलब दूर दूर तक ज्ञान का प्रकाश देने वाला। एल बॉशम में ऐसा नहीं, एल बॉशम में लिखा है कि वो भरत कबीले का राजा था। नॉनसेंस, पता नहीं क्या है, इतना बड़ा क्षेत्र समझ में नहीं आ रहा है। इधर मैक्स मुलर कह रहा है कि भाई बाउंड्री नहीं मिल रही इसकी, सभी लोग जो जहां संस्कृत बोलने वाले वही भारतीय है, ये वो बोल रहा है। हम लॉजिकल चीजें उन्होंने की, मानसिक दास्ता, मानसिक दास्ता। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं अपने ऑफिस में सबको जो है हिंदी में लिख के देता हूं लेटर कि आपसे, मुझे रिप्लाई जानते हो कैसे आता है? सारा इंग्लिश में। कम पढ़े लिखे मुझसे, लेकिन इंग्लिश में। तो कई बार पूछता हूं क्यों, बोले यही हिंदी में लिखने में पिछड़ापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत जानते, बिकॉज इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको हिंदी में लिख के देता हूं, मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे ये चीज काम है, तो मैं हिंदी में लिखता हूं, तो वो उनको पिछड़ापन लगता है। कहां आजाद हुए यार। और दूसरा आईआर का सिद्धांत होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इफ यू हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जो तुम बोलोगे वही सत्य है। जब तुम्हारे पास, इसीलिए हमसे दूसरी सबसे बड़ी गलती, आजादी के बाद हमसे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हुआ था, हमें घुसा दिया समाजवाद की तरफ। अरे भाई, जब तक तुम पैसा कमाओगे नहीं, तब तक तुम्हारी बात सुनेगा कौन? कहां गई मानवता? कहां चल रहा है अभी जो बम गिर रहे हैं, लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं? कौन सी मानवता है? कौन सा सिद्धांत? इसको किस सिद्धांत पर रखोगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपने अपनी लाठी गिव अप कर दी, बोले हम तो लाठी उठा ही नहीं सकते, हम अहिंसा के मानने वाले हैं, तो खा रहे उनकी लाठी। जो व्हाइट मैन्स बर्डन है बहुत डीपर है, बहुत डीपर है। हम कभी उनके सामने कही नहीं पाए कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन? तुम्हारे यहां रखा है ना म्यूजियम में हमारा सामान। अब मान लो किसी दिन तुम्हारे घर में बढ़िया कटोरी ग्लास आया है, प्लेट आया, तुम किसी पड़ोसी के यहां जाओ, देखो उसके ड्राइंग रूम में सजा हुआ है, तो तुम उसको क्या कहोगे? हमारा ही है। और उसके बारे में क्या कहोगे? तुम ये कह नहीं पा रहे हो, लेकिन अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि वो बहुत बड़ा दबंग इंसान है, बात बात पे गोलियां चल जाती हैं। अब तुम्हें दिखाई पड़ा वो मेरा जो है वो प्लेट फेवरेट वाली उसकी अलमारी में, कहोगे अच्छी तो लग रही है, बार बार उधर की तरफ देखोगे, और फेवरेट वाली प्लेट वहां रखी अलमारी में, बोल नहीं पाओगे। बस यही हमारी स्थिति है। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? दबंग बनना पड़ेगा। और दबंग कैसे बनोगे? तुम भाई चंद्रयान छोड़ रहे हो, उनका रिपोर्टर कर रहा है हम $2 बिलियन वापस करो, एड में दिया, तो आपको अपना जूता अच्छा रखना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं भाई। अब हम भारतीयों ने बोलना शुरू किया, उसकी ऐसी तैसी कर दी, बोले तू 2 बिलियन मांग रहा। हमारा बहुत सोशल मीडिया ने अब क्या किया, हम भारतीयों को आवाज दे दी। नहीं तो हमारी सरकारों में बहुत से लोग तो रीढ़ की हड्डी नहीं थी, और बहुत से ऐसे नेता बने जो आगे अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते थे, पूरे टाइम इसी में परेशान थे। सही बोलना कहते उधर है, बढ़िया अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अच्छा ही बोल रहे होंगे। हम बहुत लंबे समय तक इसी में परेशान थे। रशियन अपनी भाषा में बात करता है, जापानीज अपनी भाषा में बात करता है, चाइनीज अपनी भाषा में बात करते हैं, हम पता नहीं किसकी भाषा में बात करते हैं। हे बोथ ऑफ यू टू,
हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। आई वी थिंकिंग नॉट हेयर स्टैंडिंग। ठीक है, तो ऐसे हमारी हालत हो रखी है। और जो अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है उसको आता भले चाहे कुछ ना हो, लेकिन वो ऐसा दिखाएगा कि बस अब आज खत्म ही कर देगा दुनिया को। तो हम बहुत परेशान लोग हैं भाई। हम हैं कहां, हम भारतीय हैं कहां? चलिए खत्म करिए।